नमस्ते साथियों, प्यारे पेंशनर भाइयों और बहनों, आप सभी का राष्ट्र अपडेट्स के इस विशेष बुलेटिन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इन दिनों पेंशन जगत से जुड़ी कई ऐसी गर्मागर्म और महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में हैं, जिनका सीधा असर देश के करोड़ों पेंशन भोगियों और वर्तमान कर्मचारियों के जीवन पर पड़ने वाला है। आज की इस गहन और विस्तृत रिपोर्ट में हम पेंशन में संभावित वृद्धि, ईपीएस की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ते में होने वाले बदलाव, वेतन संरचना और भविष्य में होने वाली संभावित आर्थिक राहत से जुड़े हर एक पहलू पर गहन चर्चा करेंगे। हर जानकारी को तथ्यों के आधार पर और स्पष्ट शब्दों में आप तक पहुंचाएंगे। न्यूनतम ईपीएस पेंशन वृद्धि, एक बड़ा सवाल। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ और उसकी ईपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर चल रही चर्चाओं की। यह विषय आज पूरे देश के पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ा और चर्चित सवाल बन गया है। क्या वास्तव में ईपीएस के तहत मिल रही न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000, 7,000, 5,000 या फिर 9,000 रुपए प्रति माह किया जा सकता है? क्या इतनी बड़ी राशि में पेंशन बढ़ाना वित्तीय रूप से संभव है? और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा लाभ आप सभी पेंशनर भाइयों और बहनों को किस तरह से मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको विस्तार से देंगे। महंगाई भत्ते पर ब्रेकिंग न्यूज। इसके साथ ही दूसरी बड़ी और ब्रेकिंग खबर महंगाई भत्ते यानी डीए से जुड़ी हुई है। यह न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन को प्रभावित करेगी, बल्कि पेंशन भोगियों की मासिक आय पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत तक पहुंच सकता है? क्या 7वें वेतन आयोग के तहत यह आखिरी बड़ा डीए संशोधन होगा? और क्या 8वें वेतन आयोग की मांग अब तेज होने लगी है? इन सभी ज्वलंत मुद्दों पर आज हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे। आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक बिना किसी भाग को छोड़े ध्यानपूर्वक देखें। ऐसा इसीलिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी नजर से छूट न जाए। और जो साथी पहली बार हमारे इस चैनल राष्ट्र अपडेट्स से जुड़े हैं, से उन्हें विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। इससे पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी, सही और तथ्यात्मक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को अपने साथी पेंशन धारकों, मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि जानकारी बांटने से ही सही जागरूकता फैलती है। न्यूनतम पेंशन वृद्धि, संभावना और चुनौतियां। अब बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे से जो इन दिनों हर एक ईपीएस पेंशनर के मन में घूम रहा है, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की संभावना। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि इतने लंबे समय से एक ही स्तर पर अटकी हुई है कि पेंशन भोगियों के लिए यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गई है। वर्तमान समय में ईपीएस योजना के अंतर्गत अधिकांश पेंशनर भाइयों और बहनों को प्रतिमाह लगभग 1,000 रुपए से 2,000 रुपए के बीच की ही पेंशन प्राप्त हो रही है। आज के इस महंगाई के दौर में, जहां हर छोटी बड़ी वस्तु की कीमत आसमान छू रही है, यह राशि बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। रोजमर्रा के खर्चे, बढ़ती हुई दवाइयों की लागत, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली पानी के बिल, राशन और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह पेंशन राशि नाकाफी साबित हो रही है। ईपीएस योजना की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को हुई थी। इस योजना को एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में डिजाइन किया गया था, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को उनके जीवन यापन के लिए एक निश्चित और स्थिर आय का स्रोत मिल सके। बाद में 1 सितंबर 2014 से सरकार ने इस योजना को अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके इसे और मजबूत बनाने का प्रयास भी किया। इसके बावजूद ईपीएस योजना में कोई बड़ा और व्यापक संशोधन हुए लगभग 1 दशक का लंबा समय बीत चुका है। इस पूरे समय के दौरान देश में महंगाई ने कई गुना उछाल मारा है, लेकिन पेंशन की राशि अभी भी पुराने ढर्रे और ढांचे में ही कैद है। इसी वजह से देश भर के ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन और विभिन्न पेंशनर्स मंच लगातार न्यूनतम पेंशन में भारी वृद्धि की मांग को जोर शोर से उठा रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग यह है कि पेंशन की वर्तमान राशि को कई गुना बढ़ाकर एक ऐसे स्तर तक पहुंचाया जाए जिससे एक पेंशन भोगी बिना किसी आर्थिक तंगी के एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। इस मांग को लेकर कई बार ज्ञापन दिए गए, धरने प्रदर्शन हुए और प्रतिनिधि मंडलों की बैठकें करके सरकार और ईपीएफओ प्राधिकरण के समक्ष यह मुद्दा रखा गया। ईपीएफओ की स्वतंत्र समीक्षा। इसी पृष्ठभूमि में हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों से यह जानकारी सामने आई है कि ईपीएफओ संगठन ईपीएस योजना की एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा समीक्षा करवा रहा है। बताया जा रहा है कि इस समीक्षा
समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति का भी गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री बसवराज बोमई कर रहे हैं। इस समिति ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करने और आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश की है। इस तीसरे पक्ष द्वारा की जा रही समीक्षा का मुख्य उद्देश्य ईपीएस योजना के मौजूदा ढांचे का गहन विश्लेषण करना, उसकी चुनौतियों और कमियों को पहचानना और भविष्य के लिए व्यावहारिक सुधारों के सुझाव प्राप्त करना है। पूरी उम्मीद की जा रही है कि इन सुझावों के आधार पर आने वाले समय में ईपीएस योजना में कुछ सकारात्मक और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। न्यूनतम पेंशन की संभावित राशि। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर न्यूनतम ईपीएस पेंशन की राशि कितनी निर्धारित हो सकती है। क्या यह वास्तव में 3,000, 7,000, 5,000 या फिर 9,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है? इस विषय पर विभिन्न रिपोर्ट्स, विश्लेषणों और चर्चाओं में अलग अलग संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। पहला अनुमान। कुछ स्रोतों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपए प्रति माह किया जा सकता है। यह वर्तमान के लगभग 1,000 रुपए की पेंशन के मुकाबले लगभग 200% की वृद्धि के बराबर होगी। दूसरा अनुमान। वहीं कुछ अन्य रिपोर्ट्स में 7,500 रुपए की संभावना जताई जा रही है। अगर यह लागू होता है तो यह वर्तमान 1,000 रुपए की पेंशन के मुकाबले लगभग 650% की अभूतपूर्व वृद्धि होगी। तीसरी मांग। इसके अलावा पेंशनर्स के कई बड़े संगठनों की तरफ से यह मांग भी बार बार उठाई जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को सीधे 9,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाए। अगर यह फैसला लिया जाता है तो इसका मतलब होगा कि वर्तमान 1,000 रुपए की पेंशन पर लगभग 800% की ऐतिहासिक वृद्धि। इन सभी अनुमानों को समझना बेहद जरूरी है। यह बदलाव वाकई में क्रांतिकारी साबित होगा और करोड़ों पेंशनर्स के जीवन स्तर में एक बड़ा सुधार ला सकता है। आधिकारिक घोषणा का इंतजार। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और सावधान करने वाली बात यह है कि फिलहाल यह सारी की सारी चर्चाएं केवल अनुमानों, अटकलों और विश्लेषणों पर आधारित हैं। अभी तक भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक तौर पर कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है जिसमें न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 3,000, 7,000, 5,000 या 9,000 रुपए किए जाने की पुष्टि की गई हो। न कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी हुई है और न ही कोई प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। इसलिए इन सभी चर्चाओं और संभावनाओं को केवल एक संभावित परिदृश्य के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि किसी अंतिम और पक्के निर्णय के रूप में। इसीलिए हमारी तरफ से यह स्पष्ट किया जा रहा है कि 3,000, 7,000, 5,000 या 9,000 रुपए वाली पेंशन बढ़ोतरी के जो आंकड़े अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, उनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सभी पेंशनर साथियों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी स्रोतों, आधिकारिक अधिसूचनाओं, ईपीएफओ की वेबसाइट और उनके द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन पर ही विश्वास करें। हालांकि लगातार बढ़ रहे जन दबाव, पेंशनरों के लंबे संघर्ष और वर्तमान सामाजिक आर्थिक हालात को देखते हुए यह उम्मीद जरूर की जा सकती है कि आने वाले समय में न्यूनतम ईपीएस पेंशन में कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। महंगाई भत्ते और 8वें वेतन आयोग का असर। अब चलते हैं दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर, यानी महंगाई भत्ते और वेतन व पेंशन में होने वाली संभावित वृद्धि की तरफ। देश के करोड़ों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में होने वाला संशोधन हमेशा से एक बेहद अहम आर्थिक घटना रही है। जनवरी 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते को लेकर जो ताजा अनुमान और गणनाएं सामने आ रही हैं, वह कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के लिए उम्मीद और राहत की एक नई किरण लेकर आई है। सितंबर 2025 का सूचकांक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 में इस सूचकांक में 0.2 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह बढ़कर 147.3 के स्तर पर पहुंच गया है। यह सूचकांक महंगाई दर, रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम और जीवन यापन की लागत को मापने का एक प्रमुख पैमाना है। इसी के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना की जाती है और इसीलिए इस सूचकांक का हर एक अंक का उतार चढ़ाव भविष्य के डीए प्रतिशत को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जनवरी 2026 का अनुमान इन्हीं गणनाओं और आंकड़ों को आधार बनाकर विभिन्न वित्तीय विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता बढ़कर लगभग 59 से 60% के बीच पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मौजूदा स्तर से इसमें लगभग 2% की अतिरिक्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी यह सभी आंकड़े प्रारंभिक अनुमानों पर ही आधारित हैं और अंतिम आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन शुरुआती संकेत और रुझान यही दिखा रहे हैं कि नए साल की शुरुआत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आर्थिक राहत
लेकर आ सकती है। 7वें वेतन आयोग का आखिरी संशोधन जनवरी 2026 में होने वाली यह डीए वृद्धि केवल एक सामान्य बढ़ोतरी नहीं होगी, बिल्कुल वेतन संरचना के दृष्टिकोण से इसे अत्यंत महत्वपूर्ण और संभावित रूप से ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसकी एक प्रमुख वजह यह भी है कि इसी अवधि में पूरे देश में 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग और चर्चा ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। विभिन्न कर्मचारी संगठन और ट्रेड यूनियन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग के बाद अब सरकार को अगला यानी 8वां वेतन आयोग गठित कर देना चाहिए और वर्ष 2026 से ही इसकी सिफारिशों को लागू कर देना चाहिए। यदि भविष्य में सरकार इस मांग को स्वीकार करती है और 8वें वेतन आयोग को लागू करने का निर्णय लेती है तो बहुत संभव है कि जनवरी 2026 से ही नई बेसिक वेतन संरचना को लागू कर दिया जाए। नई बेसिक वेतन संरचना के लागू होते ही महंगाई भत्ते को फिर से शून्य के स्तर पर रिसेट कर दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पिछले वेतन आयोगों के समय में किया गया था। यानी कि जो भी डीए वर्तमान बेसिक वेतन के आधार पर 60% तक पहुंच रहा होगा वह नए बढ़े हुए बेसिक वेतन पर फिर से 0% से शुरू होगा और आगे के वर्षों में नए सिरे से बढ़ना प्रारंभ करेगा। यह पूरा दौर न सिर्फ वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बिल्कुल भविष्य में रिटायर होने वाले और वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों के लिए भी अत्यंत निर्णायक साबित होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन और बेसिक वेतन संरचना के आधार पर ही की जाती है। इस प्रकार जनवरी 2026 के आसपास होने वाला यह महंगाई भत्ता संशोधन संभवतः 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बड़ा डीए संशोधन साबित हो सकता है। इसके पश्चात यदि नया वेतन आयोग लागू हो जाता है तो पूरी की पूरी वेतन और पेंशन संरचना ही बदल कर रह जाएगी। अब जरा यह समझते हैं कि अगर महंगाई भत्ता वास्तव में 60% तक पहुंच जाता है तो इसका कर्मचारियों और पेंशनरों पर कितना सीधा और ठोस असर पड़ेगा। एक सरल उदाहरण के माध्यम से इसे आसानी से समझा जा सकता है।